पहला क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए अथवा निगमन भी कीजिए। देखिए गॉस का प्रमेय क्या होता है, इसको हमें सिद्ध करना है और इसका निगमन भी करना है। गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है एक फाई बराबर में क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट, इसी सूत्र का हमें निगमन करना होता है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए गॉस के नियम की अगर बात करते हैं तो इसका स्टेटमेंट जो होता है ना, इसको पहले लिखना पड़ेगा और स्टेटमेंट लिखने के बाद से इसके सूत्र का हम निगमन करेंगे। तो देखिए गॉस के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। क्या होता है इसका स्टेटमेंट, फिर से पढ़ेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। जो वैद्युत फ्लक्स होता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है किसके, आवेश के, क्यू के। तो क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना होगा क्यू में तो क्यू ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सूत्र निकल के आता है और इसी सूत्र का हमें निगमन भी करना है। तो आइए हम इस सूत्र का निगमन करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पृष्ठ बनाना है, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, वृत्ताकार होना चाहिए। इसके बीच में सेंटर होता है, आप लोगों को पता है। इस बिंदु को ओ नाम से हम जो है संबोधित करेंगे, इसका नाम दे देंगे बिंदु ओ। और यहाँ से एक छोटा सा चाप लेंगे अल्पांश दूरी, इस पूरे पृष्ठ का अल्पांश भाग लेंगे। तो इस अल्पांश भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस दिशा में होगी, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ पे इसकी जो होगी डी ए जो है, ये क्षेत्रफल है, इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है डी ए। छोटा सा भाग है तो डी लगा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे और इसकी वैद्युत फ्लक्स हो जाएगी डी फाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच एक कोण बनेगा जिसे थीटा कहेंगे। ये कोण इंपॉर्टेंट है। इसके बीच की दूरी को हम आर कहेंगे, पी बिंदु तक के बीच की दूरी, ओ से लेकर के पी तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, क्योंकि इसे त्रिज्या कहते हैं किसी भी हम वृत्त में, ठीक है। अब इसके बीच जो कोण बन रहा है इसको हम डी ओमेगा कहते हैं। अब देखिए कभी भी कोण निकालना हो ना, अगर वृत्त है हमारे पास, इसका ऐसे दिया है और यहाँ पे एक कोण निकालना है तो ये चाप बटा में त्रिज्या कर देते हैं तो ये निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डी ओमेगा क्या है, यहाँ का कोण है, इसको हम यूज करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना फिगर को समझ लीजिए, फिगर आपको बनाना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ लिख दीजिएगा। और देखिए फिगर अगर बनाते हैं तो एग्जामिनर जल्दी अट्रैक्ट होगा आपसे, ठीक है, और आपको पूरे पूरे अंक दे देगा, ठीक है, बिना पूरा देखे ही। अगर आप अच्छे से फिगर बनाते हैं, थोड़ा बहुत अगर सही से सॉल्व करते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होती है आपसे तो पूरा पूरा अंक दे देगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखना है सूत्र के निगमन में, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को ये सूत्र पता होगा पहले, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ दिया है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ई बराबर में होता है 1/4πε0 क्यू अपन में आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू अपन में आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है हमारे पास। ये सूत्र आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे, ठीक है, ये सूत्र हमेशा के लिए याद रखेंगे। बहुत सारी चीज़ों में इसका हम यूज करेंगे पहले नंबर के क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इतना करने के बाद से आपको ये लिखना है कि देखिए यहाँ पे ये डी ए है, ये पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है, अल्पांश भाग का क्षेत्रफल। अल्पांश भाग के क्षेत्रफल की वजह से, अल्पांश भाग के क्षेत्रफल के द्वारा इस बिंदु ओ तक का जो आंतरिक घन कोण होगा डी ओमेगा, इसका हम मान याद करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए और इसके साथ एक घटक जुड़ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे लिखेंगे डी ए के कारण या डी ए द्वारा, डी ए क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है, इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे डी ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण, आंतरिक घन कोण की बात करते हैं तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या। तो यहाँ से देखिए हमारे पास डी ओमेगा क्या है, इसका आंतरिक घन कोण है, ये डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये डी ए जो है ना, तो इसके साथ एक घटक जुड़ जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इसके बीच की दूरी जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आएगा। इसका हम यूज़ बाद में करेंगे, इस गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बाद में इसका यूज़ करेंगे। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको समीकरण सेकंड। ये दो समीकरण हमारे पास अभी तक उपलब्ध हो गए। अब देखिए डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को लिखना है। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लिखेंगे हम इसको, थोड़ा सा ये लैंग्वेज लिखना पड़ता है, ठीक है। डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डीए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स की फार्मूला होती है वो क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम डी फाई से अगर प्रदर्शित करते हैं,
किसको? वैद्युत फ्लक्स को। क्योंकि हम अल्पांश भाग ले रहे हैं तो अल्पांश भाग में हम वैद्युत फ्लक्स को डी फाई से हम लिखे हैं। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? वेक्टर ई डॉट में वेक्टर डी ए। ये सूत्र होता है हमारे पास। किसका सूत्र होता है? देखिए रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? अपने एग्जाम के कॉपी में रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो डी फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास ई। अब देखिए कभी भी ना, जैसे मान लीजिए ए है, इस पे भी वेक्टर लगाया है, डॉट है बीच में और बी पर भी वेक्टर लगाया है, तो हम इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो इसके साथ क्या घटक आता है? कॉस थीटा। अगर वही ए के साथ हमारे ऊपर क्या है? वेक्टर है, क्रॉस लगा है, तो इसके लिए हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा। ये बात आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है? और यही चीज़ का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और उस चीज़ का यूज़ करके हम ई डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया? डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है? अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब आगे जो चलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण नंबर फर्स्ट कौन है? ये है समीकरण फर्स्ट में हमने ई का मान ज्ञात किया है, और यहाँ पे अगर ई के जगह पे ये सारी चीज़ें रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डी फाई बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 में ई का मान रख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपन में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यही तो है ई का मान। और उसके बाद से क्या है? डी ए कॉस थीटा। तो डी ए कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए, अब इसके आगे अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ निकला है ना, ये वैद्युत फ्लक्स जो निकली है, ये केवल हमारे पास अल्पांश भाग का निकला है, ठीक है? किसका निकला है? अल्पांश भाग का, छोटे से भाग का। पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ये तो निकल गया हमारा अल्पांश पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। अब तो देखिए कभी भी ना, जब कुल की बात आती है, यानी संपूर्ण की बात आ रही है, संपूर्ण की बात आती है, तो वहाँ पे हम समाकलन करते हैं। तो लिखेंगे समाकलन करने पर, किसका समाकलन? इसी का समाकलन। समीकरण इसको 3 नाम दे देते हैं, ठीक है? इसका जो है, इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, और समीकरण 3 का ही हम समीकरण 3 का समाकलन करने पर, अगर समाकलन करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का जो है वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे पता चल जाएगा समाकलन करने पर। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे। किसका समाकलन? वही फार्मूला हम लिख लेते हैं, पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। डी फाई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर और इंटू में डी ए कॉस थीटा। ये चीज़ हमने लिख लिया। अब इसी का समाकलन करना है। समाकलन का मतलब कि यहाँ पे भी हम ये लगा देंगे और यहाँ पे भी ये, इसका समाकलन और इसका समाकलन, दोनों तरफ हम समाकलन लगा दिए। और समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा, फाई बराबर में। अब यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल क्या है हमारे पास? ये टोटल है कांस्टेंट, और इसके साथ क्यू भी कांस्टेंट। क्यू के साथ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का समाकलन होगा नहीं, इसको बाहर कर देंगे। अब समाकलन होगा डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, और नीचे क्या है? आर स्क्वायर। इसका समाकलन हम करेंगे। किसका समाकलन? डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर का समाकलन करेंगे। अब इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना ये है कि डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे। अभी हमने ऊपर क्या किया है? डी ओमेगा बराबर पता किया है कि डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर होगा समीकरण 2 में, ठीक है? समीकरण 2 माने हैं तो डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर की जगह पे डी ओमेगा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर है, तो इसके जगह पे हम क्या डी ओमेगा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे फाई बराबर में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। इस टोटल के जगह पे डी ओमेगा लिख दिए हैं। और ये किस नियम से हुआ है? लिखेंगे समीकरण 2 से। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से, ये जो है हम ये बदले हैं यहाँ पे, ठीक है? ये सारी चीज़ों को डी ओमेगा हम समीकरण 2 से लिए हैं, ठीक है? ये चीज़ हम यहाँ पे अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर यहाँ पे क्लिक कर लेगा उसके माइंड में, और वो आसानी से आपका नंबर दे देगा। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ें बच गई हैं, ठीक है? थोड़ी सी चीज़ें क्या है कि इसका हमें इंटीग्रेशन बस कर देना है। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जो होता है 4 पाई होता है, आप लोग मन में याद रखेंगे, ठीक है? और मन में याद रखेंगे कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन 4 पाई होता है, ठीक है? तो यहाँ से हम फाई बराबर निकालेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है? 4 पाई होता है, तो इसके जगह पे हम 4 पाई लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन खत्म। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई को क्या कर देंगे? कैंसिल।
यहाँ से फाई बराबर अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्यू का 1 में मल्टीप्लाई, क्यू अपन में नीचे क्या बता है एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देंगे। और यही सूत्र की तो गणना करनी थी हमें, ठीक है, किसकी गणना करनी थी, इसी सूत्र की गणना करनी थी। तो यहाँ पे हमने इस सूत्र को लिख दिया है, डबल कर देते हैं और यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बस इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे सिद्ध करना था। बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स भी दे पाऊँ। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होगा, 4 पाई होगा। और यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद से आपको फाई बराबर में क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट प्रूव हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा।